नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी, सीएससी को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, अनअकैडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो। सभी आज अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। यूपीएससी सीएससी के चैनल पे 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कम्प्रीहेंसिव है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। यहाँ पे यूपीएससी सीएससी के चैनल पे दो तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 72,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 90,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। और आपको 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस कोर्स में 10% छूट के साथ 36,450 रुपये, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 44,550 रुपये और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 64,800 और 12 महीने का 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 90,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 81,000 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। दूसरा कोर्स है वो है आइकॉनिक कोर्स। इसमें 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 74,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,15,750 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,53,750 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह 10% छूट के साथ 67,050 रुपये, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10% छूट के साथ 1,04,175 रुपये और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह 10% छूट के साथ 1,38,375 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। इसके लिए आपको हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, आइकॉनिक कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी ग्रेजुएशन शुरू किए हैं या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और ज़रूर एडमिशन लीजिए। 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है। 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। 18 फरवरी से एडमिशन शुरू हुआ है। 18 फरवरी से शुरू हुआ है। इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए। 18 फरवरी से ही हुआ है। यहाँ भी आपको बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। और कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 18 फरवरी से। यहाँ भी आपको बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। और एनसीईआरटी बैचेज की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए 18 फरवरी से। यहाँ भी आपको बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। अनअकैडमी प्लस ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन जो है, प्लस आइकॉनिक यूपीएससी सीएससी जीएस का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 88,705 रुपये। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,31,510 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,67,220 रुपये।
अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इसी तरह यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का फीस रखा गया है प्लस कोर्स में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 70,103 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 99,680 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,21,200 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। दोस्त आज यहाँ हम पढ़ेंगे आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा। एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा का आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में जो संस्थाएं थी राजनीतिक संस्थाएं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे और कांग्रेस के महत्वपूर्ण कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में कौन कौन व्यक्ति अध्यक्ष बना है इसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, मतलब 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी इसके बारे में हम लोग जान लें, जहां से परीक्षा में पूछा जाता है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी यह जमींदारी संघ था। इसकी स्थापना किए थे द्वारिकानाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना किए थे द्वारिकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में। कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी कांग्रेस का पहले की संस्था थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता में। विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। बंगाल ईस्ट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। और बॉम्बे एसोसिएशन, वर्तमान में इसका नाम बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, हो गया बाद में। इसका पहले नाम था बॉम्बे एसोसिएशन और बाद में इसका नाम हो गया बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। इसकी स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता किए थे। कहाँ पे? बम्बई में। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किए थे गजलू नरसुचेट्टी मद्रास में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ पे? लंदन में किया गया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? पूना में। पूना में किया गया था पूना सार्वजनिक सभा का गठन गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे के द्वारा। इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। कहाँ पे? लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। किसका? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना किए थे दिल्ली में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मद्रास महाजन सभा, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, इसकी स्थापना किए थे P आनंद चार्लू और B राघवा
चारी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, बंबई में किए थे। देखिए, यह कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछ देता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये सब परीक्षा में, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सब परीक्षा में पूछता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, या आप पेपर उठा के देखेंगे तो परीक्षा में पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी एलियन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में एक सैनिक सेवा अधिकारी द्वारा, एक आईसीएस अधिकारी ऑक्टेवियस ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम कहा जाता है, उनके द्वारा 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बंबई में हुआ। तो एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, वह पहले कहाँ होने वाला था? तो वह होने वाला था पुणे में, जहाँ पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसका आयोजन कहाँ किया गया? बंबई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 22 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुआ। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ, वह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पे हुआ था? यह बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। यह एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। देखिए, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्या कह रहा है कि प्रारंभ में इसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। प्रारंभ में इसका नाम जो रखा गया था, वह रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त करना था। देखिए, कांग्रेस का जो पहला उद्देश्य था, कांग्रेस जो 1885 में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय के प्रांगण में कांग्रेस की स्थापना हुई बंबई में, और इसकी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और उस समय कांग्रेस का उद्देश्य जो निश्चित किया गया था, पहले उसमें क्या करना था कि देश के सभी नेताओं को एकजुट किया जाए
जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त किया जाए। कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 85 में स्थापना हुआ, पहला अधिवेशन 85 में हुआ, तो स्वाभाविक था कि हर साल अधिवेशन होता था। तो दूसरा अधिवेशन 1986 के कलकत्ता में हुआ, जिसमें 450 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। देखिए, क्वेश्चन एक पूछता है, एक बार पूछा हुआ है कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन हो रहा था, उस समय और किस दल का अधिवेशन चल रहा था? तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई और पहला अधिवेशन जब चल रहा था, तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन का भी सम्मेलन चल रहा था और इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो पहले जो कांग्रेस के सम्मेलन हुआ अधिवेशन, उसमें भाग वो लोग नहीं लिए थे, क्योंकि उसी समय इंडियन एसोसिएशन का भी बैठक चल रहा था कलकत्ता में। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के और जो नेता थे, ये लोग कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में भाग लिए थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के एक अग्रणी नेता थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के मतलब ये सबसे बुजुर्ग नेता थे और यह अब करीब 20 साल तक कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में इनकी छवि रही। या एक ऐसे राजनेता थे जिनको चाहे वो गरम दल के लोग हों और चाहे नरम दल के लोग हों, दोनों लोग इनको बराबर आदर देते थे, पसंद करते थे। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया ज्यादा कि 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। 1887 में कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था उसका आयोजन मद्रास में किया गया और यहाँ पे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे वो किए थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। या कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दिया था। तो इसका उत्तर यही होता है। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जॉर्ज यूल जो थे इसके अध्यक्ष बने। देखिए, अब जॉर्ज यूल के साथ क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज मतलब जॉर्ज यूल तो बने ही, इसके बाद भी कौन कौन अध्यक्ष बना कांग्रेस का? बेंडरबर्न बने थे, बेंडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कार्टर। जॉर्ज यूले के बाद 3 लोग और कांग्रेस की अध्यक्षता किए, 3 अंग्रेज, वो थे बेंडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कार्टर। कांग्रेस ने विधानसभाओं अगला है कि कांग्रेस ने विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित कर विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थान बनाने की मांग उठाई। इससे इसने मांग की ली
कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों में भर्ती किया जाए। यह क्या है? यह कांग्रेस का जो पहला कांग्रेस के शुरुआती दौर की जो मांग थी, उसमें यही मांग थी कि कांग्रेस को क्या किया जाए कि भारतीयों को जो विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाए। और इसको और क्या किए? और दूसरा यह कहे कि मतलब जो भी भारत में उच्च पद सरकारी पद हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को रखा जाए। कांग्रेस की ये शुरुआती मांग थी। सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित कराने की मांग की गई, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती थी वो कहाँ होती थी, वह ब्रिटेन में होती थी। तो कांग्रेस ने मांग की कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम है, सिविल सेवा का जो एग्जाम है, वह ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी कराया जाए। और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई थी, परंतु जल्द ही उन्होंने विरोधी रवैया पर। देखिए, कांग्रेस की जो शुरुआत की नीति थी, कांग्रेस की शुरुआती नीति को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया था, इसका जो ब्रिटिश शासक थे वो कांग्रेस को इसकी सहानुभूति दिखाए थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जैसे जैसे मांग बढ़ता गया, उससे कांग्रेस से जल्द ही सरकार का मोह भंग हो गया। अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दिया गया तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय 19वीं सदी के अंत से सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई, जिससे सरकार विरोधी आंदोलनों का उदय होने लगा। कह रहा है 19वीं सदी के अंत में हम देखते हैं कि क्या हुआ। 19वीं सदी के अंत आते आते जैसे प्रेस पर प्रतिबंध लगा और जिसे तिलक को जेल भेज दिया गया था। इन सब चीजों से क्या हुआ, जब सरकार का दमनात्मक कार्रवाई बढ़ने लगी तो लोगों के अंदर क्या हुआ, लोगों के अंदर बेचैनी भी बढ़ने लगी सरकार को लेकर, और कांग्रेस की नीतियों में भी बदलाव आने लगा। और कांग्रेस में एक ऐसे वर्ग का उदय होने लगा जो किस पे, जो आंदोलनों आदि पे भरोसा करते थे। लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। इसके लिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। हम देखते हैं कि 1905 में 1900 में कौन आया कांग्रेस का वो बन के, भारत में गवर्नर वायसराय बन के आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा की, क्या, लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसने कहा कि कोई भी भारतीय जो है वह क्या है, शासन से संभालने के योग्य नहीं है। और उसने कहा कि मेरी यह इच्छा है कि जब मैं भारत में रहूं तब तक क्या कहे, कांग्रेस खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। यह उसकी सोच थी। इस दिशा में उसका उठाया गया महत्वपूर्ण कदम क्या था, बंगाल का विभाजन था। कमजोर करने के लिए कांग्रेस को और भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए उसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। क्या कर रहा है कि 19वीं सदी का अंतिम दशक जिसे हम देखते हैं कि मतलब 1850 के बाद से हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक नई प्रवृत्ति गरम दल का उदय शुरू हो जाता है, जिसके कौन थे समर्थक, लाल बाल और पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का प्रमुख थे। इन नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर आलोचना की थी। क्या क्या, शुरू में हम देखते हैं कि कांग्रेस की नीति क्या थी, अनुनय विनय की नीति थी। यह लेटर लिखते थे ब्रिटिश महारानी को, और इन लोगों को यह पूरा भरोसा था कि भारत की समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो
पश्चिम की सभ्यता के द्वारा या अंग्रेज कर सकते हैं, लेकिन उनका इससे जल्दी ही मुंह भंग होने लगा और कांग्रेस के नरमवादी जो नीति वाले लोग थे, इसी चीजों को, उनकी भिक्षावृत्ति की नीति को कौन, गरम दल के लोग मजाक उड़ाते थे, आलोचना करते थे। उन्होंने कहा, मतलब किसने, गरम दल के नेताओं ने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है तथा भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि केवल प्रशासन में सुधार करने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रशासन में सुधार करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज का प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक कोई भी फायदा भारतीयों को नहीं होने वाला है। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया अपना, तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया तथा उन्हें देश हित के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। देखिए, गरम दल के नेताओं का कहना था कि केवल अनुनय विनय करने से आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, केवल प्रशासनिक सुधार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक क्या किया जाए, जब तक लोगों की मांग को, लोगों को अपना स्वराज प्राप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए तिलक ने क्या नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं स्वराज मतलब हमारा राज, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा सत्ता में क्या करें, भागीदारी करें। और इस तरह हम देखते हैं कि इन नेताओं ने, गरम दल के नेताओं ने क्या किया, जनता के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया और उन्हें देश हित के लिए बलिदान होने के लिए प्रेरित किया। तिलक का केसरी पत्र, तिलक का पत्र कौन था, केसरी, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा तिलक का पत्र था। केसरी वो अंग्रेजी में संपादन करते थे और मराठा का संपादन होता था, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इन नए समूह का प्रवक्ता बना। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए लोकप्रिय धार्मिक हिंदू देवताओं गणेश पूजा और शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों का उपयोग किया। क्या कर रहा है कि हम देखते हैं कि तिलक आदि जैसे जो उग्र नेता थे, इन्होंने क्या किया, जनता के अंदर राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए इन्होंने भारत के जो लोकप्रिय हिंदू उत्सव रहे उसमें जैसे गणेश पूजा को, शिवाजी जयंती आदि का उपयोग किसमें, भारत के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रवादिता जगाने के लिए इसका उपयोग किया। और इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, शिवाजी जयंती और गणेश पूजा का आयोजन शुरू किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए। कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य, तो कांग्रेस के संबंध में कौन लोगों ने क्या वक्तव्य दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल का कहना है, तिलक बोलते हैं कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह हम टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और पट्टाभी सीतारमैया बोलते हैं कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। यह क्या है, पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वह कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार हैं, मतलब कांग्रेस का जो वो सरकारी इतिहासकार यही है। लॉर्ड डफरिन का कहना था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस क्या है, संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। मतलब कांग्रेस जो है वह बहुत ही अल्पमत लोगों की संस्था है। और वायसराय करजन, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना योगदान दे सकूं। यह कहना है
लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि लॉर्ड कर्जन कहता था कि मेरी यह इच्छा है कि कांग्रेस मेरे रहते ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस की स्थापना भले ही एक्टोबियस ह्यूम ने किया, लेकिन यह किसके, लॉर्ड डफरिन के, जो उस समय क्या था, वायस राय था, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जिसमें भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना उभर रही थी उसको कहीं ना कहीं दबाने का यह प्रयास था। और उनका कहना है कि क्या है कि यह कांग्रेस जो है, यह क्या है कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीय जो है उनका क्या है, एक वार्षिक राष्ट्रीय मेले की तरह है और कुछ नहीं है। विशेष में है कि कांग्रेस के बारे में गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म समाप्त करने का सुझाव दिया था और आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए थे। क्या कह रहा है कि हम, गांधी जी का सुझाव था कि कांग्रेस का उदय जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वह स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही प्राप्त हो गया, इसलिए अब कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रीलिमिन्स के हिसाब से पढ़ लीजिए आप लोग, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने अध्यक्षता किए थे, भूमेश चंद्र बनर्जी, और ए.ओ. ह्यूम को क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। ए.ओ. ह्यूम सचिव थे और अध्यक्ष बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, बंबई के गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में 1885 में अध्यक्षता किए थे भूमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ वह हुआ था कलकत्ता में 1886 में। इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1887 में, उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले इलाहाबाद में, यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे। यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। जब कहाँ हुआ था कांग्रेस की यह अधिवेशन, यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में। बंबई में उसकी अध्यक्षता किए थे विलियम वेंडरबर्न। यह दूसरे अंग्रेज थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यह दूसरे अंग्रेज थे विलियम वेंडरबर्न। यह क्या है, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार हैं। ए.ओ. ह्यूम के यह जीवनीकार हैं वेंडरबर्न। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। 1890 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता। 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, कलकत्ता में, जहां जिसकी अध्यक्षता किए थे बंबई के प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने किया था। 1891 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे पी आनंद चार्लू। यह बैठक हुआ था नागपुर में। 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता किए थे भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, इलाहाबाद में हुआ था। और 1893 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता किए, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, लाहौर में। और 1901 में दिनसा बाचा 1901 में
कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था कलकत्ता में, 1901 में हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन, और यही अधिवेशन पहला अधिवेशन था 1901 में, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गांधी जी भाग लिए थे, भाग लिए थे। पूछता है क्वेश्चन कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिए थे। 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और 1905 में क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी समय से क्या हो गया था, गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। 1905 तक आते आते गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच विवाद उत्पन्न शुरू हो गया था, और स्वराज शब्द के लिए यहाँ पे क्या किया गया, स्वराज के लिए अपनाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और 1906 में, 1906 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या किया गया था, स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें क्या किया गया था, स्वराज की मांग किया गया था। स्वराज की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांग किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, कानपुर में हुआ, पटना में। इसकी अध्यक्षता किए थे रंगनाथ नरसिंह माधोलकर, आर.एस. माधोलकर ने किया था। यह हुआ था कहाँ पे, पटना में, बांकीपुर में। 1912 में बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1917 में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है, यह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है, और कांग्रेस की यह अध्यक्षता करने वाली प्रथम विदेशी महिला भी हैं। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट। अगर यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला विदेशी अध्यक्ष कौन थी, विदेशी महिला, तो वो भी थी एनी बेसेंट। यह कहाँ की, यह आयरलैंड की निवासी थी। 1920 जो था बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह हुआ था विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। यह कलकत्ता में हुआ था, यह विशेष अधिवेशन था। याद रखिएगा, यही एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। यह विशेष अधिवेशन था, 1920 में हुआ था। 1922 में टी.आर. दास, चित्तरंजन दास अध्यक्षता किए कांग्रेस का। यह हुआ था गया में। इसमें क्या किया गया था, इसी में स्वराज पार्टी के अधिकार की मांग को स्वीकार कर दिया गया था कांग्रेस में, गांधी जी के सहयोग से, कि मतलब कांग्रेस के अंदर रहते हुए स्वराज पार्टी का गठन कर चुनाव में भाग लेने की जो मांग थी उसको मान लिया गया था। और 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, बेलगांव में। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। 1924 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। यह एकमात्र सम्मेलन था है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1924 बेलगांव, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। यह कहाँ पे हुआ था, कानपुर में अधिवेशन हुआ था।
1925 में सरोजिनी नायडू यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए, प्रथम भारतीय महिला जब पूछेगा तो उत्तर हो जाता है सरोजिनी नायडू, और यह पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन कांग्रेस की बनी तो एनी बेसेंट, और प्रथम विदेशी महिला कौन बनी तो एनी बेसेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे क्या किया गया था? इन्होंने रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाने का वो हुआ और स्वराज की मांग किया गया था 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1936 में कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह कहाँ हुआ था? 1936 के लखनऊ में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने समाजवाद को अपने कार्य में शामिल किया, समाजवाद को। और इसी में नेहरू जी घोषणा किए थे कि मैं एक समाजवादी हूं और मुझे राजा और राज परिवारों में कोई विश्वास नहीं है। और 1937 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। फैजपुर में 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। यह क्या था? यही कांग्रेस का ऐसा सम्मेलन था जो गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। यह गांव में, यह क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह अधिवेशन कांग्रेस का गांव में हुआ था। फैजपुर गांव है। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? यह हुआ था हरिपुरा गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कर रहे थे। वह सम्मेलन हुआ था हरिपुरा में गुजरात में। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ आगे का 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। यह कहाँ हुआ था? यह था त्रिपुरी में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश, जबलपुर में के पास त्रिपुरी है। या इसी को क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट कहा जाता है। और गांधी जी के द्वारा अधिकृत उम्मीदवार सीताभी पट्टारमैया को इन्होंने पराजित करके कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त किया था। लेकिन बाद में गांधी जी ने इसको अपने ऊपर ले लिया और गांधी जी ने कहा कि यह कांग्रेस की हार नहीं है, सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है। इसीलिए जब कार्यकारी का गठन हो रहा था तो कार्यकारी का गठन करने में असमर्थ सिद्ध हुए सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। और 1939 में त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1940 से 45, देखिए 1940 भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर और बेबल योजना तक, शिमला समझौता तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, लगातार 6 साल तक। क्वेश्चन पूछता है कि लगातार 6 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो वो किए थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया। और 1946 में जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह कहाँ हुआ था? मेरठ में सम्मेलन हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जेबी कृपलानी। या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह क्या रहा, यह चैप्टर प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? पहला है कि एक बार फिर आप लोग देख लीजिए एक बार कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष बने थे ए उमेश चंद्र बनर्जी और ए ह्यूम क्या बने थे? इसके सचिव बने थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था।
तीसरा सम्मेलन जो इम्पोर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने थे, मद्रास में हुआ था। यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ और जॉर्ज यूल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज हैं जॉर्ज यूल। उसके बाद 1889 में विलियम मेंडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष बने बंबई में। ये ह्यूम के जीवनीकार हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे ज्यादा किस अंग्रेज ने किया, तो वो थे जॉर्ज यूल जो थे वह कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए हैं। जॉर्ज यूल जो कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए और सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने का दिया जाता है तो दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। फिर इंपॉर्टेंट है कौन, 1901 में क्या था, 1901 में गांधी जी पहली बार इस सम्मेलन में भाग लिए थे। यह परीक्षा में पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी पहली भाग लिए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। फिर इंपॉर्टेंट है क्या कि 1906 में क्या हुआ था, स्वराज की मांग। गांधी जी दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में की अध्यक्षता किए थे और गरम दल के दबाव के कारण पहली बार स्वराज की मांग किया गया था इसी में। और 1907 में यहाँ छूट गया है, 1907 में कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ। 1907 में कहाँ पे, सूरत में। 1907 में सूरत में यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसमें, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, पहली महिला और पहली विदेशी महिला जिसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। और 1922 में CR दास अध्यक्षता किए थे। 1924 कांग्रेस का जो अधिवेशन था यहाँ कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में हुआ था। और एकमात्र यह अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, 1924 बेलगांव। 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम महिला है, प्रथम भारतीय महिला, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कानपुर में चुनी गई थी। और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता किया था जिसमें क्या किया गया था, स्वराज की मांग किया गया था। और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता किए और इन्होंने यही घोषणा किया था कि मैं एक समाजवादी हूं, मुझे राजाओं और राज परिवारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और 1937 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो फैजपुर एक गांव है महाराष्ट्र में, यहीं पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा गुजरात में। 1939 जिसको क्या कहा जाता है, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे गांधी जी के अधिकृत उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, जिससे गांधी जी नाराज होकर गांधी जी ने इसे अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ले लिया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर अलग 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और 1940 से लेकर मतलब क्या भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर और शिमला सम्मेलन तक 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए अबुल कलाम आजाद। मतलब क्या हुआ, बीच में चुनाव ही नहीं हुआ और लगातार 6 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ही शिमला सम्मेलन में भाग लिए थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
और 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, जिसकी अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह रहा इंपॉर्टेंट कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए तथ्य। और हम अब आज का क्लास देखिए, अनअकैडमी कमबैट जो है 28 फरवरी को अनअकैडमी कमबैट है। आप जरूर इसमें भाग लीजिए। और इसमें क्या है, आप हमारा कोड AKS001 के माध्यम से जरूर इनरोल हो जाइए। आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, 45 मिनट का समय होगा, आप अमेजिंग प्राइज मिलेगा आपको। आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह आपका इनाम होगा। आप हमारे कोड के द्वारा जरूर इनरोल हो जाइए। और इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास समाप्त करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे दोस्त। नमस्कार, धन्यवाद।